हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हमारी यूजुअल टॉपिक से थोड़ा अलग बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था हमारी साइंस सीरीज़ में, जहां अभी तक हमने डिस्कस किया था हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो फॉर्म करते हैं हमारे पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को। ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम हमने डिस्कस किया था कि जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल है, हमारी पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है एंड दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो सर्कुलेशन है वो एक सेकेंड के लिए भी स्टॉप नहीं हो सकती है। अगर वो रुक जाती है तो क्या होता है, जिस भी पार्ट की सर्कुलेशन रुक जाएगी मतलब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो प्रॉपर जो बॉडी पार्ट है हमारा काम करना बंद कर देता है। और उसी चीज़ से रिलेटेड है हमारी हार्ट की डिजीज़ कि कैसे हार्ट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक हम किसको बोलते हैं, हार्ट फेलियर क्या होता है, ब्लॉकेज क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, हमारी बॉडी अर्ली स्टेज में कौन से ऐसे सिम्टम्स देती है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ हमें हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू चल रहा है बॉडी के अंदर। तो उन सबको आज हम समझने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद द सोल्यूशन कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सीवीडी का मतलब समझें, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या है, ये एक जनरल टर्म यूज़ होती है अगर हमारे हार्ट या ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ सीवीडी। अब अगर बात करिए होती किस वजह से है, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। सपोज ब्लड फ्लो किस वजह से कम होगा, अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या जिस वेसल के थ्रू, जिस पाइप के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वो ब्लड घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उस वेसल के अंदर कोई प्रॉब्लम है या तो उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो गई है या कोई ब्लड क्लॉट फंस गई है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड जो है जा नहीं पा रहा है किसी ऑर्गन के पास, तो उस कंडीशन को हम सीवीडी में कंसीडर करते हैं। ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्रेन और बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड क्लॉट, जिसको हम थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं, और बाय अ बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट इनसाइड एन आर्टरी कॉज द आर्टरी टू हार्डन एंड नैरो, दैट इज कॉल्ड एज एथ्रोस्क्लेरोसिस। दो ही मेन रीजन होते हैं, या तो ब्लड क्लॉट बन चुकी है, ब्लड क्लॉट बनने की वजह से क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा पाइप, जो सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारी वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगी और आगे की तरफ ब्लड नहीं जा पाएगा। या दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि वेसल के अंदर हम अक्सर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ज़्यादा फैट नहीं खानी चाहिए, तो फैट की वजह से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से आर्टरी हार्ड हो जाती है और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा था कि अगर हमारी आर्टरीज जो हैं वो पुश नहीं करेंगी ब्लड को, तो ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से आगे की तरफ मूव करता है, एक प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। तो आपको जनरली सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न रिलेटेड टू आवर हार्ट और ब्लड वेसल, तो उसको हम किस चीज़ में कंसीडर करते हैं, उस डिजीज़ को हम कंसीडर करते हैं सीवीडी में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर। अगर हम सीवीडी की बात करें कि कितने टाइप की होती हैं, तो मेनली 4 टाइप की होती हैं: कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ एंड एओर्टिक डिजीज़। आगे हम 1 बाय 1 देखेंगे क्या होती हैं, कैसे हमारी बॉडी में इनके अलग अलग क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, या कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक या साइलेंट हार्ट अटैक। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आप इन टर्म से फेमिलियर होगे। कोरोनरी वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारी आर्टरीज, वेन्स, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है, बॉडी की ब्लड सप्लाई है, कैसे वो प्रॉपर काम करती है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहो, हार्ट अटैक क्या होता है, बहुत कॉमन है। इंडिया में पर ईयर 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस रहते हैं हार्ट अटैक के। आपकी बॉडी पहले सिम्टम भी देती है, चेस्ट पेन आपको रहता है, और मेडिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज अकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर हार्ट इज ब्लॉक्ड और रिड्यूस्ड बाय अ बिल्डअप ऑफ फैटी मटेरियल इन द कोरोनरी आर्टरी। अभी मैंने कहा अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो, इसके नाम से आप डिकोड कर सकते हो क्या होगा। अब मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करता है हार्ट, वो पंप करता है और ब्लड को पुश करता रहता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के पास ब्लड को भेजता रहता है। हार्ट को भी तो खुद काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हार्ट की खुद की जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, और अगर उस आर्टरी के अंदर किसी भी तरीके की ब्लॉकेज हो जाए,
किसी भी तरीके की हार्डनिंग हो जाए कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से, प्लाक जमा होने की वजह से, तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक। और धीरे धीरे ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती रहती है, तो इसको साइलेंट हार्ट अटैक हम बोलते हैं। मेडिकली जब हार्ट अटैक आता है, या फिर हम बोलें कि वो कंडीशन जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है, वो कौन सी कंडीशन होती है, जब कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी और ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू बंद हो जाती है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हार्ट अटैक। नेक्स्ट सीवीडी है हमारी स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती हैं बेसिकली किस वजह से होती है, किसी भी बॉडी ऑर्गन की अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी वजह से वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। अगर आप सांस ना लो, या आपने सुना होगा कि कुछ लोग दम घुटने से मर जाते हैं, कोई पानी में डूब गया, क्यों, उसकी डेथ क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से डेथ हुई। अगर दम घुटता है किसी का तो ऑक्सीजन नहीं जा रही है बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन नहीं जा रही है, किसी भी बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन है वो होनी बंद हो जाएगी। एक एक करके सारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन मरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है। अगर आप सांस रोकने की भी कोशिश करो, एक टाइम के बाद आप सांस रोक ही नहीं पाओगे। वो हमारे हाथ में नहीं होता, वॉलंटरी एक्शन नहीं होता हो कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लें कि हमने सांस रोक के अपने आप को मार दिया, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसी से आप समझो कि स्ट्रोक में क्या होगा, अगर आपकी ब्लड सप्लाई ब्रेन के पास कम हो जाएगी। एज वी नो, ब्रेन जो है हमारा पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, चाहे हम वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या बिना हमारी मर्जी के अपने आप पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। जैसे लीवर है, किडनी है, इसको हम अपनी मर्जी से तो नहीं काम करवा रहे कि मैं अगर बोलूं कि अभी मेरी किडनी को फिल्ट्रेशन करनी है तो अभी करेगी, वो नहीं। ब्रेन अपने आप सिग्नल भेजता रहता है, हमारी बॉडी में केमिकल और न्यूरल मैसेजिंग चलती रहती है और बॉडी हमारी काम करती रहती है। तो इतना सारा जब लोड है हमारे ब्रेन के ऊपर, तो उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है ऑक्सीजन की, वो ब्रेन को ही होती है। अगर उसी की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से, तो क्या होगा, ब्रेन के सेल मरने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी कंडीशन को, जब ब्रेन के सेल मर जाएंगे तो काम नहीं करेगा, सिग्नल प्रॉपर नहीं भेजेगा, और जिस भी बॉडी पार्ट को वो सिग्नल नहीं भेजेगा वही बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, वो सुन्न हो जाएगा। जैसे हम पैरालिसिस की कंडीशन में हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट काम ही नहीं करते क्योंकि ब्रेन वहाँ प्रॉपर सिग्नलिंग भेज ही नहीं रहा है, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। और अगर ये ज़्यादा पोर्शन ऑफ ब्रेन को कवर कर लेता है स्ट्रोक, तो उसमें क्या होता है, फिर फाइनली डेथ हो जाती है। कोमा का जो केस है वो भी एक तरीके का यही एग्जाम्पल है कि हमारा पर्टिकुलर जो ब्रेन का पार्ट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बट उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। अगर सीवीडी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है, रिड्यूस होती है या ब्लॉक हो जाती है, दैट कैन कॉज स्ट्रोक। किसी को स्ट्रोक आया है, ये कैसे फाइंड आउट करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, फास्ट। और कैसे उसको मैनेज करें, फास्ट में एफ से फेस, पहले देखिए कि फेस ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही है, एक अनइवन स्माइल तो नहीं है, फेस आपको टेढ़ा नजर आएगा अगर स्ट्रोक आया है तो। आर्म्स की अगर हम बात करें नेक्स्ट, फास्ट में ए से आर्म्स, अगर दोनों हाथ प्रॉपर एक जैसा काम कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आपका एक तरफ का बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हाथ जो है उतना लिफ्ट नहीं हो पा रहा है जितना दूसरी तरफ से हो पा रहा है, लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो स्ट्रोक का एक सिम्टम है। स्पीच, अगर कोई पर्सन बोलता है और वो स्लर्ड स्पीच है, उसकी स्पीच को आप प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा है क्या नहीं, और तो उस कंडीशन में क्या, वो एक स्ट्रोक का ही साइन होता है। और अगर आपको ये तीनों साइन किसी में दिखते हैं, दैट इज condition of stroke. Then time is brain, go to hospital immediately, preferably with the acute stroke unit. आप सबसे पहले स्ट्रोक यूनिट के पास पेशेंट को लेके जाइए। वो कंडीशन है उसकी कि उसकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है या ब्लॉक हो चुकी है किसी भी वजह से। ब्लॉक होने की वजह से क्या है, धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको सिग्नल मिलने बंद हो रहे हैं।
नेक्स्ट सीवीडीज पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज क्या होती है? ये कनेक्टेड है हमारे लिम्ब से, हमारे हाथ या पैर जो है स्पेशली हमारी लेग से रिलेटेड होती है। अगर वहाँ की ब्लड सप्लाई किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है ड्यूरिंग वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, स्पेशली स्टेयर्स चढ़ते टाइम। तो उसमें क्या था, क्रैम्प्स फील होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस रहती है। इस तरीके की कंडीशन अगर किसी को भी फील हो रही है लेग्स में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज। नेक्स्ट सीवीडी इज एओर्टिक डिजीज। एओर्टिक डिजीज हम किसको बोलते हैं? एओर्टा कौन सी ब्लड वेसल होती है? हमारी हार्ट से जो मेन एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर निकलता है, जो मेन वेसल निकलती है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए, जो थोड़ी वाइड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एओर्टा। और अगर उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, वो किसी भी वजह से उसमें बल्जिंग आउट हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एओर्टिक डिजीज या फिर एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है, काफ़ी पेन रहता है बैक साइड में, चेस्ट में, और ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है एओर्टिक डिजीज। जनरली इसमें बॉडी का एक हिस्सा आपको वीक फील होगा और नोजिया रहता है, वॉमिटिंग होती है, या पेट दर्द होता है, बैक पेन होता है। जनरल सिम्टम्स यही होते हैं एओर्टिक डिजीज़ के। अब डिजीज़ तो हमने देख ली, लेकिन अगर ये फाइंड आउट करना है कि हम रिस्क पे हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए क्या तरीके हैं? ऑब्वियसली मेडिकल डायग्नोसिस एक तरीका है, बट उसके अलावा भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में अदर फैक्टर्स भी अगर प्रेजेंट हैं और भी डिजीज़ हैं, वो भी क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं हमारी सीवीडीज़ को। वो क्या क्या हो सकती हैं? वो कंडीशन होती है हमारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अबनॉर्मल ब्लड लिपिड लेवल, टबैको कंजप्शन, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी। अब हाइपरटेंशन हम किस चीज़ को बोल रहे हैं? लाइक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ हम पहले भी मैंने एक्सप्लेन की है डाइजेशन वाले चैप्टर में, कि हमारी बॉडी जब शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, पेनक्रियाज हमारा ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1, टाइप 2 ये एक ट्रीटेबल होती है, एक में आपको परमानेंट इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये हमने डाइजेशन में डिस्कस किया है। हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से ऊपर रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 100 से ऊपर रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल ब्लड लिपिड लेवल, एक नॉर्मल जो लेवल है ब्लड लिपिड्स का, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स का और एलडीएल एचडीएल लेवल्स जो होते हैं, वो अगर आपके इम्बैलेंस हो गए हैं, स्पेशली जो आपके एलडीएल्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। एज वी नो एलडीएल्स आर द बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होगी और ब्लड सप्लाई को वो अफेक्ट करेगी, रिड्यूस कर देती है ब्लड सप्लाई को, और अगर डिपोजिशन ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्लॉक भी कर देती है ब्लड सप्लाई को। टबैको कंजप्शन भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हमारा लेथार्जिक शेड्यूल रहता है, तो उसकी वजह से क्या होती है? फैट डिपोजिशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है? मोटापा। अगर मोटापा आ रहा है ज़्यादा, ओबेसिटी मतलब एक प्रोपोर्शन में हमारी पूरी बॉडी में जो हेल्दी फैट्स हैं वो डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, बैड फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी अल्टीमेटली क्या करते हैं? हमारी आर्टरीज को हार्ड करते हैं, ब्लड सप्लाई को, ऑक्सीजन सप्लाई को हैम्पर करते हैं। इनके अलावा जो अल्कोहल कंजप्शन है एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस यू आर हैविंग इन योर लाइफ, वो भी आपकी सीवीडी को अफेक्ट करते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं उसको बढ़ाते हैं। तो क्या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ सिर्फ बड़ों को होती है? ऐसा नहीं है। आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये चिल्ड्रन में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। रीज़न क्या है उसके पीछे? कि जो बच्चे हैं उनके अंदर अडल्टहुड तक आते आते आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि 24 ईयर, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स इस एज के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि बचपन से ही जो उनकी फूड हैबिट रही है, जो लाइफस्टाइल रहा है, वो क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को बढ़ावा देता है। मेन रीज़न क्या रहते हैं जो बच्चों में भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आज के टाइम पे फैल रही हैं, हो रही हैं? फर्स्ट इज़ फैट इन योर चाइल्ड्स डाइट। यू हैव टू फोकस ऑन द डाइट कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हो, उसमें फ़ैट अमाउंट कितना है, जंक कितना है। वो क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है बॉडी में, ओबेसिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। एंड साल्ट इन योर चाइल्ड्स डाइट,
जितना भी हम प्रिजर्वेटिव फूड अपने बच्चों को देते हैं, पैकेज्ड फूड देते हैं, उसके अंदर साल्ट की अमाउंट भी ज़्यादा होती है और फैट की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। तो वो जो सॉल्ट है वो भी क्या करता है, हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। शुगर इन योर चाइल्ड्स डाइट, अब शुगर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चे कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर कंटेंट रहता है। ऐसे ही पैकेज जो जूस के नाम पे हम पैकेज्ड जूस बच्चों को देते हैं उसके अंदर भी शुगर अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी फ्लेवर्ड चीज़ें हैं, पैकेज्ड जो फूड है उसके अंदर सॉल्ट, शुगर, फैट, ये सारे क्या होते हैं, एक्सेस में प्रेजेंट होती हैं, जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा। तो ये आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को डेवलप करती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज योर चाइल्ड डज, आप कितना बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखते हो। आजकल बच्चों का रूटीन हो गया है कि फिजिकल एक्टिविटी के बजाय वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को भूल के इनडोर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, फ़ोन में ही उनको गेम खेलना होता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, उसके हार्ट को कमज़ोर कर रही हैं, उसकी ब्लड जो सर्कुलेशन है बॉडी की उसको प्रॉपर नहीं रहने दे रही है, जो आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कॉज करते हैं। अब जो हम इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं कि जो अडल्ट हैं उनके अंदर किस वजह से होती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके से चांसेस हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बढ़ने के, तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अगर प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, क्या क्या ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको लेकर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। देयर आर पीपल जो बिलीव नहीं करते हैं कि अगर उनकी बॉडी कोई सिम्टम शो नहीं कर रही है तो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको रेगुलर टेस्ट की ज़रूरत होती है, हर 6 मंथ में आपको कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कोई टेस्ट नहीं कराते, अपनी बॉडी का चेकअप नहीं कराते कि उनकी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ का लेवल प्रॉपर मेंटेन्ड है या नहीं है। सेकंड, नेवर बीन टू अ डॉक्टर, आई हेट देम, ऐसे कहने वाले लोग भी बहुत होते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाना हमें पसंद ही नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं बोल रहा है कोई भी, लेकिन अगर आपकी बॉडी को आप चेक करते हो, इसमें कोई इशू तो नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं होती है, देन नेवर टेक मेडिसिन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेती है। ऑब्वियसली हीलिंग पावर सबकी बॉडी के अंदर होती है, बट ओनली देन जब आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हो, अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम देते हो, रेस्ट देते हो कि वो अपने आप को हील कर सके, और उसके लिए कुछ भी टॉक्सिक चीज़ अंदर नहीं लेते हो बॉडी के, कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करते हो। नेक्स्ट, माई बीपी इज़ नॉर्मल सो स्टॉप मेडिसिन। अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है हाइपरटेंशन से रिलेटेड और डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद बीपी नॉर्मल आ गया और उसके बाद मेडिसिन लेना बंद कर दिया। वो हाइपरटेंशन को और ज़्यादा फिर डेंजरस कर देता है। नेक्स्ट, नो मिरेकल मैन एंड मिरेकल मेडिसिन एग्जिस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक रात में आपकी बॉडी कंप्लीटली फिट हो जाएगी, या फिर ऐसा कोई मिरेकल पर्सन नहीं होता है कि जिसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, अनलेस आपने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है अपने शेड्यूल को, डाइट को, एंड एवरीथिंग यू मेंटेन वेरी वेल। देन आई एम माई ओन डॉक्टर, नो फीस टू। ये प्रॉब्लम भी है कि मुझे अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, कोई इशू नहीं है, एंड आई डोंट नीड टू गेट टू द डॉक्टर। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बॉडी को हर 6 महीने में रेगुलर चेक कराइए, अपने लेवल्स चेक कीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी पे। अब 1 बाय 1 हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स की जो हमें लेने की ज़रूरत है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जो फर्स्ट रूल है टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीज़ इज़ लुक बिफोर योर ईट। आप क्या खा रहे हो ये आपको देखना ज़रूरी है, आपकी डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। आपको रफिश और जो फाइबर है वो आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, जो किससे मिलेगा हमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, जो नेचुरली क्या होते हैं, लो होते हैं फैट में, हाई होते हैं विटामिन और मिनरल्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में। जितने भी आपकी थाली में जितने कलर होते हैं उतना ही ज़्यादा आपका हेल्दी फूड होता है। आप हर एक वैरायटी को कंज्यूम कीजिए। ऐसा नहीं आप मोनोटोनस आपने अपनी डाइट बना रखी, एक ही चीज़ आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं। ईट अ वैरायटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्ट्स। ग्रेन्स में भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राइस कंज्यूम कर रहे हो, आप सिर्फ रोटी कंज्यूम कर रहे हो। मल्टीग्रेन डाइट को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मल्टीग्रेन्स को किसी भी फॉर्म में, आप मल्टीग्रेन रोटी ले रहे हो या मल्टीग्रेन आप दलिया कंज्यूम कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में। देन चूज़ नॉन फैट और लो फैट प्रोडक्ट्स। आपकी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऐड मत कीजिए।
देन यूज़ लेस फैट मीट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जिस नॉन वेज फूड के अंदर फैट की अमाउंट कम है उसको इंक्लूड कीजिए। देन स्विच टू फैट फ्री मिल्क, जो टोन्ड मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है, उसको इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में अगर आप किसी भी तरीके की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं तो। और कंज्यूम करने के अलावा आपको अवॉइड क्या क्या करना है अपनी डाइट में, कोई भी फूड जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं उसको अवॉइड करना है और न्यूट्रिशन वैल्यू लो होती है। ये होता है स्पेशली जंक फूड, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कैंडी है, ये और जंक फूड है। इसमें क्या होता है, कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी और न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इस तरीके की डाइट को अवॉइड करना है। जिस भी फूड के अंदर सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसको अवॉइड करना है। और इसका एक सिंपल सा तरीका, आप कुछ भी अगर ख़रीदते हो तो आप पैकेट पे चेक कर सकते हो उसमें ट्रांस फैट की वैल्यू कितनी है, सैचुरेटेड फैट्स कितनी है। अगर उसमें आपको लेवल ज़्यादा लग रहा है आप उस फूड को अवॉइड कीजिए। ईट लेस देन 6 ग्राम ऑफ साल्ट अ डे। साल्ट का फैट से क्या लेना देना, क्या साल्ट भी हमारी फैट को बढ़ाता है? साल्ट फैट को नहीं बढ़ाता है, बट वाटर रिटेंशन करके क्या करता है, हमें हाइपरटेंशन का पेशेंट बना देता है, बीपी हाई रहने लग जाता है। तो इसीलिए सॉल्ट का जो कंजप्शन है वो भी लिमिट में होना चाहिए। और अल्कोहलिक ड्रिंक जो है उनको भी अवॉइड करना है। अल्कोहल आप जितना कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी में फ़ैट को डिपॉजिट करवाती है। तो फर्स्ट रूल हमने देखा अपनी डाइट को कंट्रोल करना। सेकंड रूल क्या होगा टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीज, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है हमारी बॉडी को फिट रखने में। अब आपने डाइट तो कंट्रोल कर ली, लेकिन अगर आपने पहले से अपनी बॉडी को हार्म कर रखा है, उसके अंदर बहुत सारी फैट डिपॉजिट कर रखी है, तो वो डाइट से खाली नहीं होगी। उस फैट को बॉडी से निकालने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेकंड, जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, आपकी बॉडी में एक रिदम को मेंटेन करती है, आपकी बॉडी की एक शेप लेके आती है, उसके अंदर जो सर्कुलेशन है फास्ट करती है कि जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो फिर बॉडी से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज मेंटेन अ लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट कीप यू फिट एंड मैचेस द कैलोरीज यू ईट। जितना भी आपकी डाइट है, आपको पता है कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। सर्व सेवरल फंक्शन इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग दोज एट हाई रिस्क। जो हाई रिस्क में हैं उनको तो एक्सरसाइज मस्ट है। 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। डिपेंड ऑन योर कैलोरी इनटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो तो आपको थोड़ी स्ट्रीनस एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो। एंड रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी। ये ओबेसिटी से आपको बचाता है, मोटापे से बचाता है, आपके HDL को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL अगर बढ़ेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि HDL बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी फैट भी बढ़ेगी। नहीं, HDL होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से कम करने में हेल्प करते हैं। एक गुड सोर्स ऑफ फैट अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो HDL को बढ़ाती है। एंड लोअर्स द LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो एक्सरसाइज है उससे क्या होता है, आपका जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हेल्प करती है। एंड हेल्प कंट्रोल डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करती है एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं। जितना भी आपने ग्लूकोज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है खाने के डाइजेशन के बाद, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देती है। एक्सरसाइज करते टाइम वो सारा ग्लूकोज लेवल यूटिलाइज हो जाता है और आपकी डायबिटीज़ जो है वो धीरे धीरे शुगर लेवल डाउन आके ठीक हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज का नाम सुन के ही डर जाते हैं कि हम जिम नहीं जा सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी का स्टेमिना इतना नहीं है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो एक्सरसाइज कैसे करें, पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिंपली अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, इफ़ यू आर हैविंग एनी इशू इन योर बॉडी, तो सिंपली आप सिर्फ वॉक करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप वॉक भी करते हैं तो उससे भी क्या होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी बॉडी एक्टिव होती है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं, कैलोरीज भी बर्न होती है और आपकी बॉडी अपने आप को फिट रखने में हेल्प करती है एक्सरसाइज। रूल नंबर 3 टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज इज़ यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग रोकनी पड़ेगी। अगर आप स्मोक करते हो तो उसकी वजह से हार्ट जो डिजीज़ है उनका रिस्क बढ़ जाता है।
अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हो, छोड़ते हो, तो उसके 24 आवर्स में ही आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाती है, रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। 1 ईयर में आपका जो CSD रिस्क है काफ़ी डाउन आ जाता है। और विदिन 2 ईयर्स अगर आप 2 साल तक स्मोकिंग छोड़ के रखते हो तो उससे क्या होगा, आप एक नॉन स्मोकर के रिस्क पे आ जाते हो। काफ़ी हद तक ये आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर देता है। सेकंड, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका स्मेल और जो टेस्ट है वो इम्प्रूव होता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो आपका टेस्ट भी इम्प्रूव होगा और स्मेल भी इम्प्रूव होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्या होगा, आपकी जो कफ है वो गायब हो जाएगी। जो स्मोकर्स कफ होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल को जो प्रॉब्लम रहती है, रेस्पिरेशन, हमारे लंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम का रिस्क भी ख़त्म हो जाता है इफ़ यू क्विट स्मोकिंग। तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी की ओवरऑल जो हेल्थ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब जब हम मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो जो भी 4 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं, टबैको अपनी लाइफ से हटा देते हो, तो उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क आपका कम होगा, कैंसर का रिस्क खत्म होगा। थर्ड इज़ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती हैं टबैको की वजह से, उनका रिस्क भी डाउन होगा और आपकी ओवरऑल जो ओरल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान देते हो, उसमें लो फैट डाइट और हाई फाइब्रस डाइट इंक्लूड करते हो, जिसमें सारी की सारे जो फैट्स हैं वो गुड क्वालिटी की होती हैं, मल्टीग्रेन्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम होगा, कैंसर का रिस्क कम होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, ओरल हेल्थ इंप्रूव होगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये हमने न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, विटामिन्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का। नेक्स्ट, अगर फिजिकल एक्टिविटी आप प्रॉपर रखते हो अपनी बॉडी में, कोई भी एक्सरसाइज करते हो या सिंपली वॉक भी करते हो, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी और आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। और अगर आप अल्कोहल को क्विट करते हो तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम कर रहे हो, कैंसर के रिस्क को कम कर रहे हो और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप सिंपली ये 4 रूल फॉलो करते हो अपनी लाइफ में। तो अब इन सबको मेंटेन करने के बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो है अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराना। और अगर आप चेकअप कराते हो तो कुछ नंबर्स का ध्यान रखना कि लाइक आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा 200 से कम होना चाहिए, जो LDL है वो 100 से कम होने चाहिए, HDL है वो 40 से ज़्यादा और ट्राइग्लिसराइड जो है उसका लेवल 200 से कम होना चाहिए। अगर ये लेवल आपके मेंटेन रहते हैं दैट मीन्स आपको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क नहीं है, काफ़ी लो रिस्क रहता है। एंड ये टाइम टू टाइम एटलीस्ट आपको 6 मंथ में एक बार अपनी कंप्लीट बॉडी का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो हार्ट अटैक से रिलेटेड ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और ऐसा नहीं है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल डिजीज़ है जिसको हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके इजीली अवॉइड कर सकते हैं। आपको सेल्फ डिप्रिवेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें कि आप अपने आप को स्टार्व कर लो, कुछ नहीं खाना, कहीं एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको लाइफ जीनी है। आप इंजॉय करते हुए इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। दैट्स वेरी ईजी। एक हेल्दियर लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपको सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग रखता है। एंड दैट्स फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।